जो चैप्टर हम ये शुरू कर रहे हैं ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। दो पार्ट पर डिपेंड करता है। ये चैप्टर दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। इसमें कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, मतलब कार्बन, उसके स्ट्रक्चर, कैटिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, नेमिंग, इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, एक पार्ट में है। दूसरे पार्ट में इसका एक प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट था। ये प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट अभी इस साल के लिए डिटेक्ट कर दिया गया है कोविड की वजह से, तो ये वाला पार्ट हम नहीं करेंगे। वैसे भी ये बिल्कुल पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन और प्यूरिफिकेशन, यानी हम लैब में जो डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन, उस टाइप की चीजें हम इसमें क्रोमेटोग्राफी वगैरह यूज किया करते थे, यानी इंस्ट्रूमेंटेशन मेथड्स इसमें दिए हुए थे। बिल्कुल ये अलग सा पार्ट था, तो ये स्किप कर दिया गया है। अभी जो एक पार्ट इस चैप्टर का बचता है वो हम आज शुरू कर रहे हैं। देखो, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। बिल्कुल अभी तक जो आपने चीजें पढ़ी हैं उससे बिल्कुल अलग है ये। जो हम अभी तक फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में पढ़ते थे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता था। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दूसरे से कनेक्टेड है। आज से बाद में जो भी आप ऑर्गेनिक की चीजें पढ़ोगे तो वो बिल्कुल बेसिक चीजों से रिलेटेड होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 4 लेक्चर छोड़ दिए शुरू के, 5वां लेक्चर बैठ के सीधा समझ लिया उसे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा यहाँ। या एक चैप्टर पहला समझ नहीं आया तो दूसरा समझ आ जाएगा। और अभी तक की बात नहीं मैं बता रहा हूँ, इवन +2 तक की बात बता रहा हूँ। जैसे अभी हम ये बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे इसमें, फिर इसके बाद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के लिए बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। फिर जब आप +2 में आते हो तो +2 में तो बहुत बड़ा पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्काइल हैलाइड पढ़ोगे, अल्कोहल पढ़ोगे, आप ईथर पढ़ोगे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, अमाइड, एनहाइड्राइड, एमीन्स, ये चैप्टर के नाम बता रहा हूं मैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, इतने इतने सारे चैप्टर्स ये ऑर्गेनिक के हैं। वो सब एक से एक रिलेटेड है, यानी पहला उससे पहले वाला अगर नहीं आएगा समझ तो ये नहीं आएगा। तो कनेक्टिविटी है। तो ये नहीं समझना कि चलो हम 2 4 5 लेक्चर छोड़ के, जैसे आप लोग यूजुअली तरीका होता है पढ़ने का आप लोगों का, अभी तक उसी तरह से पढ़ रहे हो पूरे सेशन से। ज्यादातर लोग के 3 क्लास छोड़ दी और फिर उसके बाद आकर के बैठ गए, तो फिर फिजिकल तो किसी हद तक थोड़ी बहुत समझ आ भी जाती है, ऑर्गेनिक तो बिल्कुल नहीं समझ आएगी ऐसे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पर्टिकुलर वे है पढ़ने का। आसान टॉपिक है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल बेसिक्स को पढ़ करके रखते हैं। उन लोगों के लिए बिल्कुल आसान नहीं है, उनको बिल्कुल समझ नहीं आता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं समझ आता है। जब हम रिएक्शन वाले पार्ट पर पहुंचेंगे, अभी ये शुरू का पोर्शन तो बड़ा इजी है, नेमिंग तक, आइसोमेरिज्म तक तो कुछ भी नहीं है इसमें। मैं बताता चला जाऊंगा, जो सिंसियर बच्चे हैं उसे एक बार लिख के पढ़ लेंगे घर पर बैठ करके तो समझ आ जाएगा। रिएक्शन वाला जब पार्ट शुरू होगा वो बड़ा पार्ट है, और उस पार्ट को समझने के लिए आपको बेसिक्स की जरूरत होती है। तो आज के क्लास में तो हम बिल्कुल जनरल डिस्कशन करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहते किसको हैं। इनफैक्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो शुरुआत हुई है वो 1828 से पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ नेचर में पाए जाते हैं, हम इनको लैब में नहीं बना सकते, ऐसा माना जाता था। लेकिन वोलर नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किया और वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है यूरिया। यूरिया तो उन्होंने बनाया। अमोनियम साइनेट को जब उन्होंने स्ट्रॉन्ग हीट किया टेस्ट ट्यूब में लेकर के, तो एक कंपाउंड मिल गया और वो कंपाउंड था यूरिया। यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड होता था। ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया अगर इनऑर्गेनिक से, तो ये पहला कंपाउंड था जो कभी हिस्ट्री में बनाया गया था। वोलर नाम के साइंटिस्ट ने इसको सबसे पहले सिंथेसाइज किया था। फिर उसके बाद तो जब ये लगा कि ये बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे, जैसे बर्थले थे उन्होंने एसिटिक एसिड बनाया, और इसके अलावा कैकुले थे उन्होंने कंपाउंड्स बनाए और फिर उस पर वर्क किया, तो फिर तो बनते चले गए। और आज की डेट में 20 मिलियन से ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, हमें पता है। ऑर्गेनिक को अलग से स्टडी करना ही इसीलिए पड़ता है क्योंकि जो पीरियडिक टेबल है हमारे पास, लगभग 108 के करीब एलिमेंट्स हैं जिन पर हम वर्क करते हैं पीरियडिक टेबल में। हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, इसके अलावा बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है,
यहाँ बढ़ते 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 यूरेनियम तक हम पहुंच जाते हैं, यूरेनियम के बाद लास्ट तक 108 एलिमेंट तक हम पहुंच गए। इतने सारे एलिमेंट्स के अपने अपने कंपाउंड भी होंगे, कुछ ना कुछ। हाइड्रोजन का एक कंपाउंड जैसे वाटर है, जैसे लिथियम का कंपाउंड Li2O है, हर एक के बहुत बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। तो अगर मैं इसमें से कार्बन को निकाल दूं, कार्बन को क्यों निकालते हैं उसका कारण है एक, कार्बन को निकाल दिया, कार्बन को निकालकर 107 एलिमेंट बचे। उन 107 एलिमेंट के सारे जितने भी नोन कंपाउंड हैं सबको मिला लिया तो वो लगभग 90,000 के आसपास नोन है, 90,000। कार्बन को छोड़ दें, कार्बन के अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनको एलिमेंट्स को और उनके कंपाउंड्स को अगर मिला करके गिनती करें तो लगभग 90,000 के आसपास आते हैं। अकेले कार्बन के मैं आपको बता रहा हूं जो नोन कंपाउंड हैं, अकेले कार्बन के 2 मिलियन या उससे ज्यादा है, और रोज हजारों कंपाउंड लैब में नए सिंथेसाइज किए जा रहे हैं। तो कार्बन की कुछ टेंडेंसी है बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाने की, जिसकी वजह से हम कार्बन को अलग स्टडी करते हैं। और कार्बन की वो जो कंपाउंड होते हैं जो बहुत ज्यादा बनते हैं, उनकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी कैटेनेशन कहलाती है। तो हम आज की क्लास में कैटेनेशन, उसका कारण पढ़ेंगे, कैटेनेशन क्यों शो करता है कार्बन, और कार्बन का ये तो मैंने बता ही दिया, अलग स्टडी करने का क्या कारण है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अलग से क्यों पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जैसे अमोनियम साइनेट को हीट किया, अमोनियम NH4CNO ये कंपाउंड, इसको जब हीट किया गया, हीट करने पर NH2CONH2 ये एक कंपाउंड बना। बॉन्डिंग पर बहुत खास ध्यान रखना होगा, जब भी कोई कंपाउंड बने आपको ये ध्यान देना होगा कि उसकी बॉन्डिंग क्या है, और ये ध्यान लिख करके ही दिया जा सकता है। जिसको बॉन्डिंग इसमें पता होती है, अदरवाइज क्या होता है कि सारी ऑर्गेनिक पढ़े होते हैं, बॉन्ड गलत लगा रहे होते हैं, वैलेंसी पूरी नहीं होती, तो फिर ऑर्गेनिक उसकी अच्छी नहीं हो पाती है। तो ओपन, जैसे मैंने ये लिखा CO, ऐसा नहीं है C ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है, ये बॉन्ड गलत है। ऐसे मैं बनाऊंगा तो वैलेंसी पूरी नहीं होगी। वैलेंसी पूरी करने के लिए आपको अपनी बॉन्डिंग वाले चैप्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, बहुत यूज होता है यहाँ बॉन्डिंग वाला चैप्टर। उसके लिए थोड़ी देर ये पढ़ते पढ़ते रुक जाओ, कहीं कॉपी ले करके रफ में स्ट्रक्चर बनाओ, ड्रॉ करो, वर्कआउट करो, वर्कआउट करने के बाद फिर यहीं वापस आ जाओ। शुरू में 2 4 5 दिन तक जब ऐसी प्रैक्टिस कर लोगे तो मेन जो कंपाउंड है उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में फिर आप देखते ही उसको ऐसे ही कर सकते हो, फिर आप अपने दिमाग में भी कर लोगे तो सही रहेगा। तो अमोनियम साइनेट जो होता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉल्ट है एक, अमोनियम NH4 होता है, NH4 पॉजिटिव, CNO नेगेटिव, 1 नेगेटिव होता है। कार्बन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, CNO का ये स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन पर चार्ज नेगेटिव होता है। ये इसमें बॉन्डिंग कोवेलेंट भी है, आयोनिक भी है। ये तो मैं फाइनल लिख रहा हूं, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से सोच करके करना पड़ेगा। सारी हमने जब बॉन्डिंग में बता रहा था तब आपको बोल रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर जगह पर इस्तेमाल होता है। तो मैंने तो एकदम से बना दिया, ये आपको बैठ करके पूरा सोचना पड़ेगा, आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने शेयर किए, कैसे बनाए। इसी तरह से NH4, नाइट्रोजन पर 4 H लगे हैं और एक पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर, एक आयोनिक बॉन्ड भी है इन दोनों के बीच में, यहाँ पॉजिटिव है यानी एक आयनिक बॉन्ड है। बाकी ये अगर मैं बोल दूं कि सिग्मा बॉन्ड है तो कोई गलत नहीं है ऐसे कहना। यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। ये जो दूसरे नंबर का बॉन्ड है ये आप जानते हो कि पाई बॉन्ड होगा, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनता है, दूसरा पाई बनता है। लोन पेयर की भी गिनती पता होनी चाहिए। अब यही क्वेश्चन है, इसी में कितनी बार आता है, आप इसका स्ट्रक्चर जब देखोगे तो उस पर बड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ भी है। इस रेफरेंस में तो आया हुआ ही है कि अमोनियम साइनेट की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा बॉन्डिंग बेस पर भी आता है, कितने लोन पेयर हैं इसमें, कितने आयोनिक बॉन्ड हैं, कितने पाई बॉन्ड हैं, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। ये सारी चीजें अमोनियम साइनेट के लिए आपको करके रखनी है। तो अमोनियम साइनेट को जब हम हीट करते हैं तो यूरिया फॉर्मेशन होती है। यूरिया जब बन जाता है तो यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इसकी फॉर्मेशन होती है। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड कन्वर्ट होता है और ऑर्गेनिक एक कंपाउंड बन जाता है। तो ये पहला एक केमिकल एक्सपेरिमेंट था जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किया गया था। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिससे ये डिस्टिंक्ट कर जाता है इससे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की केमिस्ट्री है, बल्कि कार्बन के भी कुछ कंपाउंड को निकाल करके कार्बन के कार्बोनेट छोड़ देते हैं हम इसमें। कार्बोनेट की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं होती। कार्बन के कई सारे सॉल्ट्स बनते हैं, HCO3 नेगेटिव होता है जैसे, इसकी स्टडी इसमें भी कहने को तो कार्बन है, ये वाला कार्बन एक कार्बन तो है। तो 100% कार्बन के जो कंपाउंड हैं उनकी स्टडी को हम ऑर्गेनिक नहीं कहते हैं। कुछ सॉल्ट्स को निकाल देते हैं जिनका बिहेवियर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसा होता है, उनको अगर हम छोड़ दें तो स्टडी ऑफ कार्बन और उसके कंपाउंड मैं अगर स्पेसिफाई करूं जिनमें वो कैटिनेशन शो करता है, अगर मैं एक टैग लगा दूं डेफिनेशन में, कार्बन के वो कंपाउंड जिनमें कार्बन कैटिनेशन शो कर सकता है, उनकी स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। तो ये बात परफेक्ट हो जाती है, इसमें फिर सॉल्ट खुद ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएंगे। तो स्टडी ऑफ कार्बन हमें अलग करने की जरूरत क्या पड़ी, वो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। क्योंकि कार्बन के अकेले बहुत सारे कंपाउंड नोन हैं, बहुत कंपाउंड बन जाते हैं। बहुत सारे कंपाउंड बन जाने की वजह से हमें कार्बन को अलग स्टडी करना पड़ेगा और बाकी सब एलिमेंट को इनऑर्गेनिक की तरह से हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो अभी मैं बता रहा था, देखो गलती से बता रहा था 2 मिलियन, ये तो 20 मिलियन है, मुझे दिमाग में गलत था। ये फिगर जो है गड़बड़ हो गई, 10 गुना ज्यादा हो गया, अराउंड 20 मिलियन, यानी मेरा परसेप्शन से भी कहीं ज्यादा। 2 मिलियन ही 20 लाख होते हैं तो 2 करोड़ हो गए अगर अपनी लैंग्वेज में बोले, इंडियन नंबर सिस्टम में बोले अगर हम, 20 मिलियन का मतलब 2 करोड़ हो गए। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने साल हुए हैं? जो ये हमारे पास 1828 की बात है, अब 8 साल के बाद जो है 200 साल हो जाएंगे। 200 ईयर्स में 2 करोड़ कंपाउंड बना दिए दुनिया ने। अब आप ये सोच सकते हो कि कितना ज्यादा यहां पर स्कोप है। इतना ज्यादा स्कोप होने की वजह से ऑर्गेनिक को अलग से स्टडी हमें करना पड़ेगा। 200 ईयर्स में इतने सारे कंपाउंड नोन हो गए, तो कार्बन की स्टडी अलग क्यों की जाती है? कार्बन की स्टडी इसलिए अलग की जाती है क्योंकि कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड, 20 मिलियन कंपाउंड नोन हैं और इन कंपाउंड के साथ हम डील करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। और ये जो रीजन है इनके इतने सारे कंपाउंड बनाने का, वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है लिंकेज विद सेम एलिमेंट, कार्बन का कार्बन से लिंकेज बनते जाना, ये कैटिनेशन है। ब्रांच भी बनना कैटिनेशन है। जरूरी नहीं है कि ये सीधा ही चलता चला जाए, साइड से भी ये कनेक्ट हो सकता है। तो ये कैटिनेशन हो गया, ये कैटिनेशन हो गया। कैटिनेशन ब्रांचिंग होना भी है, बस कार्बन से कार्बन जोड़ना है। जैसे आप चेन देखते हो ना, जो बड़ी एक मोटी लोहे वाली चेन होती है, उसमें एक ये इस तरीके का रिंग होता है, ये दूसरा रिंग इसमें लगा होता है, ये रिंग लगा होता है, ये रिंग लगा होता है, ये रिंग लगा होता है, चेन बना देते हो, जंजीर कहते हैं जिसे हम। ये साइड से भी जुड़ सकती है, यहां साइड में एक इसका रिंग इधर डाल दिया आपने, रिंग डालते हुए फर्दर और भी ब्रांच बन सकती है, यहां से भी ब्रांच बना दो इसकी। तो सेम काम ये कार्बन करता है। जैसे मैंने ये चेन बना दी, इसी तरह से चेन के अलावा यहां कार्बन कार्बन कनेक्ट हो सकते हैं। जब कार्बन कार्बन कनेक्ट होंगे तब मैं यहां पर ब्रांचिंग करूंगा, और ब्रांचिंग करते हुए स्ट्रेट चेन ब्रांच, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाती है। एक तो ये है कि आप कार्बन जितने भी जोड़ लो, चाहे 2 3 4 की बात नहीं कर रहा हूं, सैकड़ों हजारों की बात कर रहा हूं मैं। आप 100 कार्बन जोड़ना चाहो लाइन से जोड़ सकते हो। वैलेंसी क्योंकि 4 होती है, वैलेंसी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसका, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, ये सारी चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसकी काफी ज्यादा होती है कार्बन कार्बन की। कार्बन की
कार्बन से जुड़ने की पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। तो जब कार्बन से कार्बन जुड़ता है तो चेन बन सकती है। ये चेन 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, 1000, 2000, 5000 की हो सकती है। जो पॉलीमर्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज पॉलीमराइज कर सकता है। तो ये सेल्यूलोस बनाता है, जो हमारे पास वुड होती है या पेड़ में जो मटेरियल होता है, मेनली सेल्यूलोस होता है, दुनिया में बहुत पाया जाता है। जो सारे जितने फॉरेस्ट हैं उसमें क्या ट्रीज हैं, ट्रीज में क्या है, स्टेम है, वुड है, वुड में क्या है, सेल्यूलोस है, सेल्यूलोस में क्या है, कार्बन है। अब वो कार्बन इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि पॉलीमर उसने बना लिया, उसमें हजारों कार्बन एक दूसरे से जुड़े जुड़े रह सकते हैं। अब ये जुड़े रहने के पैटर्न भी अलग, एक तो इतने सारे कार्बन जुड़ सकते हैं तो पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा हो गई, दूसरा ब्रांच बन गए, ब्रांच की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। तो ये सब कारण हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा यहां कंपाउंड बनने के चांस होते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि कैटिनेशन क्या है। एक दूसरे से कनेक्ट होकर के लंबी चेन बनाने की टेंडेंसी, प्रॉपर्टी कैटिनेशन कहलाती है। वो प्रॉपर्टी कार्बन की, ये किसी और एलिमेंट की भी हो सकती है, लेकिन किसी और एलिमेंट की तो बस किसी और एलिमेंट की होगी। मींस कार्बन के तो कोई आसपास भी नहीं है इस प्रॉपर्टी में। कार्बन कैटिनेशन इतना ज्यादा शो करता है कि पहले नंबर पर कार्बन है, दूसरे नंबर पे भी कार्बन है, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, पांचवे पे भी, कहीं 100वें पे और 150वें, 200वें पे जाकर के कोई दूसरा एलिमेंट आएगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि ह्यूज गैप है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि क्लास में एक बच्चे के तो 100 में से 99 मार्क्स हैं और बाकियों के किसी के 2 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 4 हैं। यानी पहले नंबर पे तो वो आ गया, बाकी दूसरे नंबर पे तो कोई भी नहीं है भाई। नंबर में तो हम दूसरे नंबर पे ला सकते हैं, लेकिन गैप ह्यूज है। कैटिनेशन हम कह सकते हैं कि अकेले कार्बन शो कर सकता है, लेकिन अगर फिर भी डिसाइड करने पर आते ही हो तो कुछ दूसरे कंपाउंड थोड़ा बहुत गिना चुना सा कैटिनेशन जरूर शो करते हैं। सिलिकॉन सिलिकॉन से जुड़ करके किसी हद तक कैटिनेशन करता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2, 3, 4 तक जुड़ जाते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन कुछ कंपाउंड में जुड़ जाते हैं। फॉस्फोरस फॉस्फोरस जुड़ने की कुछ कंसिडरेबल टेंडेंसी होती है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस जुड़ते चले जा सकते हैं, लेकिन कार्बन के तो ये आसपास भी नहीं है। बड़े लिमिटेड कंपाउंड बना पाते हैं ये सब। तो मैंने आपको कैटिनेशन बताया कि क्या होता है, चेन बनाने की टेंडेंसी, उसमें ब्रांच भी इंक्लूडेड है। क्या कारण है, खास बात क्या है कार्बन में ऐसी कि वो कैटिनेशन शो करता है। कार्बन में ऐसी कौन सी खास बात आ जाती है? तो उसके कारण निकलते हैं। क्या कारण है? एक तो टेट्रावैलेंसी है, बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। इतने ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे अगर कार्बन के हम, तो बॉन्ड कनेक्ट होने के भी चांस ज्यादा होंगे। दूसरा, ये सिग्मा भी बना सकता है, कार्बन से कार्बन सिग्मा कनेक्ट हो सकता है और पाई बॉन्ड भी कनेक्ट हो सकता है। और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। जब कार्बन से हम कार्बन कनेक्ट करते हैं तो पहली बात है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब 4 बॉन्ड लग सकते हैं। जब हमने 4 बॉन्ड बना दिए इसके, तो 4 के 4 ये सिंगल भी हो सकते हैं, सिग्मा भी हो सकते हैं। कुछ बॉन्ड इसमें पाए, कुछ सिग्मा भी हो सकते हैं। सारे पाए बॉन्ड नहीं हो सकते, सारे सिग्मा हो सकते हैं। वो तो आप बॉन्डिंग की थ्योरी से समझ सकते हो इस बात को। तो एक सबसे बड़ा कारण है टेट्रावैलेंसी। दूसरा कारण है इस बॉन्ड के बनाने के पैटर्न बहुत सारे हैं। बॉन्ड बनाने के पैटर्न बहुत सारे होने का मेरा मतलब यह है कि कार्बन से जब कार्बन कनेक्ट होगा तो सिंगल बॉन्ड के जरिए भी कनेक्ट हो सकता है। ये मैं वैलेंसी तो 4 ही शो कर रहा हूं, लेकिन यहां पर जब कार्बन से कार्बन को मैं जोड़ूंगा तो सब सिंगल बॉन्ड होंगे चारों तरफ। एक पैटर्न, ये पैटर्न नंबर 1 हो गया। पैटर्न नंबर 2, कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड बना करके भी जुड़ सकता है। कैटिनेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो जोड़ना तो कार्बन से कार्बन ही है, ऑक्सीजन या कुछ और नहीं जोड़ना है। कार्बन से कार्बन जोड़ करके डबल बॉन्ड आप चेन बनाते चले जाओ। तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी इसे कैटिनेशन करने के लिए प्रमोट करती है। ट्रिपल बॉन्ड के जरिए भी जुड़ सकता है ये, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन।
तो ये 3 पैटर्न हैं जिससे 2 कार्बन जुड़ सकते हैं। सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड। जो मल्टीपल बॉन्ड होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, लेकिन जब भी कोई दूसरा बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है। तो ये पाई बॉन्ड आ गया। कार्बन कार्बन के बीच में जब मैंने पहला एक बॉन्ड बनाया, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग किया ना, ये तो जब पहले इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग किया होगा तो वो हमेशा सिग्मा बनेगा। अपनी बेसिक नॉलेज पर जाओ केमिकल बॉन्डिंग की, तो पहला ओवरलैप हेड वाइज ओवरलैप होता है ऑर्बिटल्स का। जब हेड वाइज ओवरलैप होगा, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गया और हेड वाइज ओवरलैप हो गया, ये सिग्मा नेचर का होगा। जब 2 एलिमेंट के बीच में पहला ओवरलैप हेडवाइज हो गया तो दूसरा ओवरलैप हेडवाइज हो ही नहीं सकता। न्यूक्लियस यहां है, न्यूक्लियस यहां है, हेडवाइज तो हो चुका। अब लेटरल ओवरलैप हो पाएगा, दूसरा वाला जो बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड बनेगा। तो मैंने अपनी आपको पुरानी बात भी याद दिला दी। तो कार्बन कार्बन के बीच में पहला सिग्मा बनेगा, दूसरा बॉन्ड पाई बनेगा, तीसरा बॉन्ड भी ये पाई बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे करके हम इस चैप्टर में बहुत क्वेश्चन ऐसे आते हैं, एक मॉलिक्यूल दे दिया जाता है, उसमें आपको सिग्मा बॉन्ड बताने हैं, पाई बॉन्ड बताने हैं, कितने, कुछ भी नहीं, क्वेश्चन सीधा सा आपको ये बताना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताओ। पहले तो आपको सही बॉन्डिंग लिखनी है, सही बॉन्डिंग लिखने के बाद ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वेल, कैटिनेशन का दूसरा कारण है, दूसरा रीजन है मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बनते हैं ये बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन बनाया, ट्रिपल बॉन्ड बनाया। ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ डबल से ज्यादा, डबल की सिंगल से ज्यादा। भाई सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है पाई से, ये हम जानते हैं। सिग्मा की स्ट्रेंथ पाई से ज्यादा है, पाई बॉन्ड वीक है। यहां सिर्फ एक सिग्मा है कार्बन कार्बन के बीच में, बाकी भी लगे हैं लेकिन बाकी तो दूसरे एलिमेंट से लगे हैं ना। मैं बात कर रहा हूं कार्बन कार्बन की बॉन्ड की स्ट्रेंथ की। इस केस में आप देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है लेकिन दूसरा पाई है, तो सिग्मा प्लस पाई हो गया। भले ये वीक है लेकिन एडिशनल इफेक्ट है ना, तो ये दोनों मिलके तो ज्यादा होंगे। डबल बॉन्ड को तोड़ना है कार्बन कार्बन के बीच में, तो डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हाँ, अगर आप कहते पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड सिग्मा सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक बॉन्ड है। फिर मैं डबल बॉन्ड की बात थोड़ी कर रहा हूं, फिर डबल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड की बात कर रहा हूं। तो ये दोनों में फर्क है, ये ध्यान से करनी है। ट्रिपल बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रिपल बॉन्ड को अगर आपको अलग करने को बोला जाए तो आप एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ोगे, फिर एक पाई बॉन्ड तोड़ोगे, फिर एक और पाई बॉन्ड तोड़ोगे, 2 पाई बॉन्ड तोड़कर, एक सिग्मा बॉन्ड तोड़कर आप कार्बन कार्बन को सेपरेट करोगे। सबसे मुश्किल काम है। तो शॉर्ट में हम ये बात बोल सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कार्बन कार्बन के बीच में काफी ज्यादा होने की वजह से ये लंबी चेन बनाते चले जा सकते हैं। कार्बन से कार्बन जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, इतने मजबूत बॉन्ड बन रहे हैं। तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कोई मैटर नहीं कर रही है, दैट मींस मॉलिक्यूल स्टेबलाइज रहेगा। ये कारण है जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि कैटिनेशन शो करता है कार्बन। अब एक टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की बात देखो। टेट्राहेड्रल वर्ड एक आता है, वो अलग बात है, वो उसकी ज्योमेट्री से रिलेटेड है। टेट्रावैलेंसी का मतलब तो वैलेंसी से है। जब हम टेट्रावैलेंसी की बात करते हैं तो 3 टाइप के कंपाउंड हमें मिलते हैं बस। एक तो कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड लग गए, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाकर आप टेट्रावैलेंसी शो करते हो। टेट्रावैलेंसी एल्कीन में भी हो सकती है, डबल बॉन्डेड कार्बन में भी टेट्रावैलेंसी है। यहां कार्बन से सिग्मा बॉन्ड लगा है, सिग्मा बॉन्ड लगा है, सिग्मा बॉन्ड लगा है, ये कार्बन कार्बन के बीच में, और एक पाई बॉन्ड लगा है। इस कार्बन पर अगर मैं काउंट करता हूं, इस वाले कार्बन पर, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक पाई बॉन्ड है। 3 सिग्मा और एक पाई बॉन्ड की वजह से यह बोला जाएगा कि टेट्रावैलेंट है। ज्योमेट्री अलग है इसकी। टेट्राहेड्रल ये वाला कार्बन नहीं है, ये वाला, लेकिन टेट्रावैलेंट तो है ही। वैलेंसी
तो इसकी 4 ही रहती है, हमेशा कार्बन की वैलेंसी 4 रहती है न्यूट्रल कंपाउंड में, चाहे वो एल्केन हो या एल्कीन हो या एल्काइन हो। तो यही बॉन्ड के जो पैटर्न है ये आपको सीखने। एल्काइन की अगर हम बात करते हैं तो एल्काइन में ये वाले कार्बन पर अगर मैं कंसीडर करता हूं तो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है ये 2, 3 बॉन्ड है ना, 3 में से एक सिग्मा हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गए। इस कार्बन को देखा मैंने, इसी सेम कार्बन पर एक सिग्मा बॉन्ड इस साइड लगा है, एक सिग्मा ये हो गया। तो इस पूरे पर चेक किया जाए तो 2 सिग्मा बॉन्ड हैं कार्बन पर प्लस 2 पाई बॉन्ड्स हैं। 2 सिग्मा 2 पाई की वजह से टोटल वैलेंसी 4 हो गई है, यानी 4 बॉन्ड्स आ गए हैं। 4 बॉन्ड की वजह से मैंने इसको टेट्रावैलेंट बोला है। तो टेट्रावैलेंसी इन 3 टाइप के कंपाउंड में, बड़े सिंपल करके अभी हम सिर्फ कार्बन को इंक्लूड कर रहे हैं, दूसरे एलिमेंट को नहीं कर रहे हैं, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को। तो सिर्फ अगर कार्बन है तो 3 ही टाइप के बॉन्ड बन सकते हैं जो सामने लिखे हैं, वो तीनों पैटर्न मैंने बता दिए, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जब टेट्रावैलेंट एल्काइन होगा तो 2 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड एक कार्बन के होने चाहिए। ये पैटर्न या ये कंडीशन हम यहां इसमें सोच पाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम हाइब्रिडाइजेशन का भी सोच करके चलें, क्योंकि जो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पर करने को मिलते हैं जिसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करके बताना होता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन हमें किसी मॉलिक्यूल का निकालना है तो उस मॉलिक्यूल के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जिस एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, मान लो कार्बन का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो मुझे उस कार्बन के बारे में या उस एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि उस पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, उस पर लोन पेयर की संख्या कितनी है, उस पर टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं। कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट अगर है तो वेकेंट ऑर्बिटल भी हो सकता है। वेकेंट ऑर्बिटल कितने हैं, एक और कंडीशन आ सकती है ऑर्बिटल में, ऑड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल कितने हैं। ऑर्बिटल हैविंग सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी ऑड इलेक्ट्रॉन। इस बात से मेरा मतलब ये छोटा सा डिस्कशन है, ये हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट में आप आराम से कर सकते हो, डिटेल में तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में ये पढ़ा हुआ ही है। जब भी हम कभी किसी एलिमेंट को बॉन्ड बनाने के लिए किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करते हैं तो इस प्रोसेस में ऑर्बिटल्स इस्तेमाल होते हैं। किसी भी एलिमेंट का ऑर्बिटल, कार्बन हो या कोई और एलिमेंट हो, नाइट्रोजन हो, बोरॉन हो या ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो, उस ऑर्बिटल में ये कंडीशंस हो सकती हैं 5। कंडीशन नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट का, एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट का, और बन गया सिग्मा बॉन्ड हेडवाइज, यानी ये ओवरलैप जो हुआ दूसरे एलिमेंट के साथ जब इसने कॉम्बिनेशन किया हेडवाइज हुआ, सिग्मा बन गया। कंडीशन नंबर 1 ये लिख दी मैंने यहां 1। कंडीशन नंबर 2 ये हो सकती है कि बॉन्ड आप बनाओ इन दोनों के बीच में, एक ये एलिमेंट, उसका एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एलिमेंट का दूसरा इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में, लेकिन लेटरल ओवरलैप हुआ, दूसरे नंबर का बॉन्ड बना, तो मैं इसे नाम दूंगा पाई बॉन्ड। थर्ड एक कंडीशन हो सकती है इसी ऑर्बिटल में कि 2 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी एलिमेंट के हों जो एलिमेंट गिवन है। मान लो ऑक्सीजन गिवन है तो ऑक्सीजन में लोन पेयर हो सकता है, उसने बॉन्ड नहीं बनाया, बस वो ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तब हम इसको बोलते हैं
कि ये लोन पेयर है। ये थर्ड कंडीशन मैंने यहां पर शो कर दी आपको। बॉन्ड बनाते हुए फोर्थ एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि ये ऑर्बिटल बिल्कुल खाली पड़ा हो, इसमें कुछ भी ना हो, वेकेंट ऑर्बिटल हो। तो ये वेकेंट ऑर्बिटल वाली कंडीशन मैंने फोर्थ कंडीशन लिख दी। ये कहां पर आती है, याद करो, ध्यान करो। BH3 का एक एग्जाम्पल हमने किया था। बोरोन के आउटर शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन एक S में होगा और 2 P में होंगे, एक ये खाली रह जाएगा। बोरोन से एक H कंबाइन होगा, एक H इधर कंबाइन होगा, एक H इधर कंबाइन होगा, ये खाली रह गया ऑर्बिटल। इस खाली ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूं। तो किसी एलिमेंट में एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि वेकेंट ऑर्बिटल बना रह जाए। फिफ्थ कंडीशन एक ऐसी भी कभी आ सकती है किसी एक एलिमेंट में कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, ऑड इलेक्ट्रॉन हम इसे बोल रहे होते हैं। आती है कंडीशन, आप अगर देखोगे फ्लोरीन एटम को लिखने के लिए बोला गया, अगर आपसे कहा जाए फ्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो 1s 2s 2p, 2 2 4 और 5 9 एटॉमिक नंबर होता है। लिख दिया मैंने, इसके 2 लिख दिए 1 2, इसके 2 लिख दिए 1 2, इसके 3 ऑर्बिटल्स हैं, सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन लिखने। अब फ्लोरीन एटम में एक कंडीशन ऐसी आई है कि एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसी को मैं इंडिकेट करना चाह रहा हूं। तो कुल मिलाकर के किसी भी ऑर्बिटल में इन 5 कंडीशन के अलावा कोई कंडीशन नहीं होती। अगर आप इन्हें पहचानना सीख लेते हो तो दैट मीन्स आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है। अगर आप ये बता सकते हो कि इस एलिमेंट में या तो बॉन्ड पेयर है, सिग्मा है, या बॉन्ड पेयर पाई बॉन्ड पेयर है, या लोन पेयर है, या खाली ऑर्बिटल है, या सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो हमें बस इस ऑर्बिटल को डिसाइड करना है कि ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अगर तो इस ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड बना करता है, पहले वाली कंडीशन, तब हम इसको हमेशा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में काउंट करते हैं। HYB मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मानूंगा मैं इसको। अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन निकालना यहीं के यहीं बता दूंगा। कभी किसी में अगर लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे ऑक्सीजन में आता है, या ये भी है यहां पर भी, फ्लोरीन एटम की बात अगर करते हो तो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, इसको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मानोगे। आउटर शेल का अगर चेक करते हो तो 2s में एंड 2p में मिलाकर के 3 लोन पेयर्स हैं, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। तो इसके ऑर्बिटल की गिनती अगर मैं करने लगूं तो ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं 3। ऑड इलेक्ट्रॉन वाले के लिए भी हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या होगा। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बस 2 कंडीशन में बनेंगे। कहां से आएंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल? सिग्मा बॉन्डेड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ही होते हैं, लोन पेयर वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड ही होते हैं अगर किसी में लोन पेयर है तो। दूसरी कंडीशन आती है कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की बात हम करें, अगर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड से आते हैं हमेशा। जो पाई बॉन्ड कहीं अगर बना लेटरल ओवरलैप से, तो आप उसे हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल की गिनती नहीं करोगे, अनहाइब्रिडाइज्ड में रखोगे। ये छोटी सी बात अगर आपने सीख ली तो हाइब्रिडाइजेशन आराम से निकाल पा रहे हो। अगर कोई खाली ऑर्बिटल मिल गया सॉरी, कोई खाली ऑर्बिटल अगर मिल गया, जैसे यहां बोरोन में मिला, बोरोन में अगर ये खाली ऑर्बिटल है तो आप इसे अनहाइब्रिडाइज्ड में काउंट करोगे, तो मैं इस ऑर्बिटल को अनहाइब्रिडाइज्ड में काउंट करूंगा। अगर कहीं ऑड इलेक्ट्रॉन मिलता है तो आप उस ऑर्बिटल को अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल काउंट करोगे। यानी कोई भी एटम के ऑर्बिटल, चाहे वो एटॉमिक स्टेट में है, चाहे उसने एटम ने मॉलिक्यूल बना लिया है,
उसमें 5 स्टेट हो सकती हैं। इन 5 स्टेट को हाइब्रिडाइज्ड एंड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के बेस पर हम 2 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर सिग्मा बॉन्ड बना हुआ पा रहे हो या लोन पेयर देख पा रहे हो तो हाइब्रिडाइज्ड डिसाइड कर दो। बाकी की 3 स्टेट पाई बॉन्ड वाली, सिंगल इलेक्ट्रॉन वाली, खाली ऑर्बिटल वाली, इसको आप अनहाइब्रिडाइज्ड काउंट कर दो। यहां से हम किसी अननोन मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये वाला जो पैटर्न है आपको पता होना चाहिए। कुछ भी होगा, अभी हम आगे चल के टिपिकल चीजों के भी हाइब्रिडाइजेशन, कार्बोकैटायन के, कार्बेनायन के, फ्री रेडिकल के, अलग अलग टाइप के स्पीशीज होते हैं बिल्कुल। तो हमें बस देखना होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर देख करके हम हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर पाएंगे। ये वाली बात इंपॉर्टेंट बात है, ये नहीं भूलनी है बस आपको। जब भी मैं कभी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो जिसको बात ये पता हो है तो आप आगे उसे सोचना शुरू करो, जिसको नहीं पता है फिर उसके लिए पहले ये करनी है, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन के बारे में सोचना है। डायरेक्ट नहीं होगा, इसको छोड़ करके हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा। तो आई होप कि ये बात आपको पता चल गई होगी। अब मैं इन बातों को यूज करते हुए 2-3 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं कि हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह से चेक कर रहे होते हैं किसी का भी। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कहा जाए मीथेन, मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहला काम करो बॉन्डिंग लिख लो, एच 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 एंड एच। दूसरा काम कर दो सिग्मा पाई बॉन्ड काउंट कर लो। कार्बन का बताना है तो कार्बन पर ही देखोगे, इस कार्बन के सिग्मा बॉन्ड हो गए 4, कार्बन पर पाई बॉन्ड है 0, कार्बन पर लोन पेयर है 0, कार्बन पर ऑड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल, ऑड इलेक्ट्रॉन वाला 0। तो बस 4 सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइज काउंट करेंगे हम इन्हें। 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चाहिए मुझे। अब कार्बन के जो स्टार्ट करने हैं, कार्बन के क्या हाइब्रिडाइजेशन तो एस से ही शुरू होता है, एस से शुरू करते हुए 4 की गिनती कर देनी है बस। एक ये 2s, 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, एक ये गिन लो, दूसरा ये गिन लो, तीसरा ये, चौथा ये। पहला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी एक s एंड 3 p, हाइब्रिडाइजेशन sp3। ये तरीका आपको लिखना है। दूसरा केस, जैसे केस नंबर 2 में बोलता हूं सॉल्व करने के लिए, CH2 या C2H4 बोला, सबसे पहला काम बॉन्डिंग लिखो। बॉन्डिंग लिखे बिना नहीं किया जा सकता। एक कार्बन को फोकस करना है जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने की बात की गई है, सिर्फ उस कार्बन की बात करो, इस कार्बन की बात करो। इस कार्बन पर जब चेक करेंगे एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, दूसरा बॉन्ड तो पाई बॉन्ड बनता है। इस कार्बन पर जो स्टेट आई है वो कैसी स्टेट आई, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक पाई बॉन्ड बन गया, लोन पेयर 0 है, और ऑड ऑर्बिटल, ऑड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल 0 है, वेकेंट ऑर्बिटल 0 है। तो बस ये 2 कंडीशन है। पाई को अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, पाई को कहां लिखना है, अनहाइब्रिडाइज्ड में, गिनती नहीं करनी है हाइब्रिडाइजेशन में। सिग्मा को कहां लिखना है, हाइब्रिडाइज्ड में। तो इस कार्बन पर अगर मैं ऑर्बिटल की शुरुआत बिल्कुल बेसिक से यानी एस से करनी है, यहां लिखा मैंने, एक एस लिख दिया, पी लिख दिए 3, कितने हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल निकल पा रहे हैं, 3, एक एस 2p मिलकर के 3 गिनती होगी ना, एक पाई यानी अनहाइब्रिडाइज रखना पड़ेगा। इस जो मेरे पास एक ये ऑर्बिटल है, इसको मैंने अनहाइब्रिडाइज रखा, ये 3 हाइब्रिडाइज्ड हो गए, यानी हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का आप लिखोगे sp2, यहां हाइब्रिडाइजेशन आपको sp2 देना होगा। ये रहेगा बेसिक इसका। एक कार्बन का
दूसरे कार्बन का सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। दूसरे कार्बन का चेक करना है, फिर यही पैरामीटर चेक करो। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात पर आते हैं। ये एल्काइन C2H2 गिवन है। पहले बॉन्डिंग लिखो, C ट्रिपल बॉन्ड C H एंड H। इस कार्बन का हमें मेजरमेंट करना है, चेक करना है। सिग्मा सिग्मा, दो सिग्मा कार्बन पर, इसी कार्बन पर दो पाई बॉन्ड, वही पूरी लिस्ट लिखोगे। दो सिग्मा हो गए, दो पाई बॉन्ड हो गए, खाली ऑर्बिटल 0, लोन पेयर 0, ऑड इलेक्ट्रॉन 0। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल दो, दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का मतलब कार्बन पर S एंड P ही होते हैं बाद में। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल या तो S रखना पड़ेगा या P रखना पड़ेगा। इन दोनों को आप अनहाइब्रिडाइज काउंट करोगे तो यानी हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। ये हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करने का तरीका है। आप किसी ऑड से मॉलिक्यूल का भी निकाल सकते हो। जैसे आपको कहा जाए CH2O, बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी पहले। जब तक बॉन्डिंग नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसमें हमने दो एलिमेंट का निकालना है, एक कार्बन का इसका निकालना है, एक ऑक्सीजन का निकालना है। पहले कार्बन का निकालो, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, तीन सिग्मा, एक पाई, लोन पेयर 0, ऑड इलेक्ट्रॉन 0, खाली ऑर्बिटल 0। तो मैं लिख ही नहीं रहा हूं, ये 5 पैरामीटर लिख करके चेक किया जाता है। तीन सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने? 3। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 1। कार्बन में तो 4 ही होते हैं ऑर्बिटल, 2s 2p के अलावा 2d तो होगा ही नहीं, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है। तो 3 मुझे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रखने हैं, शुरुआत से गिनती करनी है। ये वाले 3 मत गिन लेना कि इसे छोड़ दो। बेसिक ऑर्बिटल से, s से शुरुआत करनी होती है हमेशा। तो 3 ऑर्बिटल में एक पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और ये पाए अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल मैंने लिख दिया। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ये कार्बन। ऑक्सीजन की बात आ जाती है तो आप सिंपल है, कार्बन तो कर ही लिया करते हो। ऑक्सीजन देखो, लोन पेयर की इंपॉर्टेंस हो जाती है। अब ऑक्सीजन जब आएगा तो इस ऑक्सीजन में यहां लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। कितने लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं? 2। अब ये कैसे पता चलेगा? इसके लिए तो आपको बेसिक बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। ऑक्सीजन के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन की करेगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रह जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि लोन पेयर 2 हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं। डिटेल में जाए बिना, डिटेल के लिए आप अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पहले इसका करो अगर किसी को करना है तो। फिर मैं हाइब्रिडाइजेशन जब चेक करना चाहता हूं तो सिग्मा बॉन्ड में लिखूं कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ एक ऑक्सीजन का। लोन पेयर कितने हैं इसके? लोन पेयर हैं 2। पाई बॉन्ड कितने हैं इस ऑक्सीजन के? एक पाई बॉन्ड लगा हुआ है। ऑड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। वेकेंट ऑर्बिटल कितना है? 0। कैसे पता चलेगा? बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। ये 3 काम की चीजें हैं। ये तो 0 आ गई, इसे तो छोड़ दिया। सिग्मा बॉन्ड को एंड लोन पेयर को हम दोनों को काउंट किया करते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। इन दोनों को मुझे क्या लिखना है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लिखना है। इस पाई बॉन्ड को हम अनहाइब्रिडाइज में काउंट किया करते हैं। जब इसको अनहाइब्रिडाइज में काउंट कर रहे हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कितने हो गए? ऑर्बिटल की गिनती तो इन छोटे एलिमेंट में जिनमें 2 शेल्स होते हैं बस, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होते हैं, पीरियड नंबर 2 के जो मेंबर होते हैं, बस टोटल 4 ऑर्बिटल ले आ सकते हैं। डी तो आएगा ही नहीं, इसमें शामिल ही नहीं होगा। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? यहां पर लिखूंगा इनफैक्ट इसको ऑर्बिटल एस एंड 3p ऑर्बिटल लिखती है। तो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 3 रखने चाहिए मुझे। 3 शुरुआत से, एक s 2p, हाइब्रिडाइजेशन कर दिया। ये sp2 इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन है। ये रहा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये वाले ऑर्बिटल को आप अनहाइब्रिडाइज काउंट करो। तो इस ऑक्सीजन को डिसाइड करना पड़ेगा आपको, sp2।
sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ऑक्सीजन। किसी को भी बता सकते हो, मैं कार्बन तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं हूं, बहुत दूर तक ये वाली प्रॉब्लम चलती है हर जगह। अब +2 में कंपटीशन में हर जगह आपको मिथेनॉल में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन दे दिया गया करने के लिए। आपसे क्वेश्चन पूछा कि मिथेनॉल है और उस मिथेनॉल में CH3OH है, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। पहला काम बॉन्डिंग बनाओ, सही बॉन्डिंग बनाओ। जब सही बॉन्डिंग बना दी तो लोन पेयर भी, कार्बन पर तो 0 लोन पेयर है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर आएंगे। सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, वही वाली बात लिखनी है, 4 बातें 5 बातें लिखनी है। सिग्मा बॉन्ड कितने? 2। लोन पेयर कितने? 2। पाई बॉन्ड कितने इस ऑक्सीजन पर? अब 0। वेकेंट ऑर्बिटल कितने? 0। ऑड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल कितने? 0। ये तो 0 हो गए, इन्हें निकाल दिया, माइनस कर दिया, ये रह गए। सिग्मा एंड लोन पेयर दोनों को हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में काउंट करते हैं। अनहाइब्रिडाइज यहां है ही नहीं कोई, सारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। ऑर्बिटल ऑक्सीजन में होते कितने हैं? जो लास्ट वाले शेल के हैं, वैलेंस शेल के, 4, और 2 + 2 4 ही आ रहे हैं, यानी 1s एंड 3p। हाइब्रिडाइजेशन इसका होना चाहिए sp3। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ये कार्बन तो होगा ही sp3 मेरे ख्याल से, तो अब ये बताने की भी बात नहीं है। 4 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है, 0 पाई बॉन्ड है, तो sp3 ये भी रहेगा। बात ऑक्सीजन की थी, ऑक्सीजन की मैंने बता दी, ऑक्सीजन भी sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा। तो टेट्रावैलेंसी के साथ साथ मैंने आपको एडिशनल एक बात और डिस्कस कर दी, क्योंकि वैलेंसी का रिलेशन सिग्मा पाई बॉन्ड से है, सिग्मा पाई बॉन्ड का रिलेशन हाइब्रिडाइजेशन से है, हाइब्रिडाइजेशन का रिलेशन मॉलिक्यूल की अपीयरेंस एंड ज्योमेट्री से है। कैसा दिखेगा? sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, sp होगा तो लीनियर होगा। ये सारी बातें सोचते हुए हमें इनको करना होगा। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हाइब्रिडाइजेशन पर मिलती हैं इस चैप्टर में, उन्हें बड़ी केयरफुली करना पड़ेगा। आज भी कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे। शेप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात हो रही है, शेप कैसे पता चलेगी? हाइब्रिडाइजेशन से। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल का पता है तब आप जान सकते हो मॉलिक्यूल की शेप। बड़ी लंबी सी लिस्ट केमिकल बॉन्डिंग में आपने, जैसे आप बोलते थे sp3d ट्राइगोनल बायपिरामिडल, sp3 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है एक, स्पेस में कैसा दिखता है? ये वैलेंसी, ये वैलेंसी पेपर के प्लेन में, जो आप लिख रहे हो पेपर, उसके प्लेन में ये थिक वाली, फॉरवर्ड, ब्रोकन, बैकवर्ड, तो 3D हो गया ये स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 109.5 डिग्री होते हैं, सारे एंगल। ये वाला एंगल अगर आप देखना चाहो तो 109.5। ये वाला एंगल देखने में तो लग रहा है कि ये बड़ा छोटा सा एंगल है, 45 जैसा लग रहा है, 30 या 45, 40, लेकिन ये तो क्योंकि फॉरवर्ड आ रहा है स्पेस में, ये तो बैकवर्ड आ रहा है, तो ये पूरा 109.5 एंगल है। ये अगर बॉन्ड एंगल देखते हो आप तो सब एंगल्स बराबर होते हैं टेट्राहेड्रल में, कोई भी बॉन्ड एंगल ऐसा नहीं होता जो इधर उधर होता है। एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता चलेगा? वो मैंने मॉलिक्यूल से अभी बताया कि किस तरह से हम पता कर पाते हैं। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर मॉलिक्यूल के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसा कुछ होगा जैसे कैसे लिखा, ये कार्बन है, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, ये डॉट, ये डॉट, तो ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, ये वैलेंसी, ये वैलेंसी, ये वैलेंसी, ये वैलेंसी। इस कार्बन की बात हो रही है, दिस इज sp2। अभी हमने निकाला था 3 सिग्मा बॉन्ड 1 पाई बॉन्ड। तो ट्राइगोनल प्लेनर होता है तो 120 एंगल होता है, बिल्कुल ऐसा बनता है ये, इस तरीके का। तीनों जो एंगल होते हैं ये 120 एंगल होने चाहिए। और एक sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये जो कार्बन होगा वो लीनियर कार्बन होगा।
लीनियर का मतलब हो गया कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन एक एच लगा हुआ है, ये 180 डिग्री एंगल जो आ जाएगा कार्बन कार्बन हाइड्रोजन में वो 180 डिग्री आ जाना चाहिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है और ठीक ठाक क्वेश्चन आने वाला एरिया है। क्वेश्चंस इससे कैसे आते हैं? हाइब्रिडाइजेशन पर, ज्योमेट्री पर, सिग्मा पाई बॉन्ड के नंबर पर, मॉलिक्यूल की शेप पर, एंगल्स पर, लोन पेयर कितने प्रेजेंट हैं, बॉन्ड पेयर कितने प्रेजेंट हैं, इन सारी बातों पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी मैं जैसे बता रहा था सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपको फाइंड करना है, तो ये आप कर तो लोगे ही प्रॉब्लम, जल्दी से इसमें आंसर मुझे करके बताओ आप। इन 5 प्रॉब्लम्स को जो सामने लिखी हैं अपनी नोटबुक में लिख करके रखो। अभी मैं आंसर डिस्कस करता हूं। जो हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हर एक कार्बन एटम का निकालना है नंबर डाल करके, हर एक मॉलिक्यूल पर नंबर डाल लो आप। जैसे 5 कार्बन, तो कार्बन नंबर 1 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, और सिग्मा एंड पाई टोटल मॉलिक्यूल में बताने हैं। पूरे मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा हैं एंड कितने पाई हैं, ये पूरे मॉलिक्यूल में बताने हैं। मैंने इसका लास्ट वाले का स्ट्रक्चर लिख करके सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बताए, लोन पेयर बताया। लोन पेयर इसलिए ताकि हाइब्रिडाइजेशन भी क्योंकि हमें निकालना है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने में मदद मिल जाए, इसलिए लोन पेयर भी मैंने लिख दिया है। कार्बन नंबर 1 पर, इस पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, 4 सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, इस वाले कार्बन पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp रहेगा। नाइट्रोजन पर एक सिग्मा एक लोन पेयर है, तो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ये हमने सॉल्व किया इस लास्ट वाली प्रॉब्लम को। ये दूसरा वाला तो बड़ा सिंपल है, लास्ट से हम देखते हैं। HCN C ट्रिपल बॉन्ड N, लोन पेयर, कार्बन का सिग्मा बॉन्ड टोटल 2, कार्बन पर पाई बॉन्ड टोटल 2, हाइब्रिडाइजेशन कार्बन पर sp, नाइट्रोजन पर सिग्मा बॉन्ड 2, लोन पेयर 1, पाई बॉन्ड 1, हाइब्रिडाइजेशन sp। ये अभी कराया मैंने H2CO, HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H, थोड़ी देर पहले अभी जो कराया था वही प्रॉब्लम है ये। आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा तो मैं हटा देता हूं इसको जल्दी से। फर्स्ट प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं कि फर्स्ट को किस तरह से करना होगा। पूरा स्ट्रक्चर लिखो प्रॉपर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ओपन करके लिखना जरूरी है स्ट्रक्चर। कार्बन H, फिर डबल बॉन्ड कार्बन है, फिर एक H लगा है, फिर CH3 है। पहले सिग्मा पाई बॉन्ड लिखते हैं, पहले नंबर पर टोटल सिग्मा बॉन्ड लिखते हैं, एक सिग्मा एक सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, दूसरा तीसरे नंबर का बॉन्ड पाई बॉन्ड बनता है। डिटेल में जाओ, बॉन्डिंग चेक करो, हेड वाइज ओवरलैप एक बार हो सकती है बस, लेटरल ओवरलैप फिर उसके बाद लेटरल ओवरलैप होगा। सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा बॉन्ड होंगे सब। टोटल गिनती करना एक क्वेश्चन था हमारा। टोटल सिग्मा बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए टोटल। पाई बॉन्ड काउंट करते हैं हम। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर 2 पाई बॉन्ड्स हैं, एक पाई हो गया, एक ये पाई हो गया, एक ये वाला पाई बॉन्ड हो गया, पाई बॉन्ड हो गए टोटल 3। हर एक कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन चेक करना होगा। इस पहले कार्बन पर हमें यह देखना है कि टोटल
बॉन्ड कितने हैं? 2 सिग्मा है, 2 पाई बॉन्ड है। sp हाइब्रिडाइजेशन, इस कार्बन पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इस कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। चेक करते रहो, जिन लोगों ने सही किए हैं वो राइट लगाओ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा क्योंकि 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। एक प्रॉब्लम ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसको मैं पहले ओपन करके लिख रहा हूं। जब मैं इसको ओपन करके लिखूंगा तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, CH CH3। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड चेक करो सबसे पहले। 2 टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं ना, 3 सिग्मा, चौथा सिग्मा, पांचवा, छठा, 7 8, 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए टोटल 9। पाई बॉन्ड की गिनती चेक करते हैं। एक ही पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है टोटल 2। हाइब्रिड लोन पेयर तो कहीं है ही नहीं। लोन पेयर तब होता है जब नाइट्रोजन हो या ऑक्सीजन हो या फ्लोरीन हो या नेगेटिव चार्ज हो। कार्बन पर भी हो सकता है लोन पेयर, लेकिन न्यूट्रल के साथ नहीं हो सकता, नेगेटिव होना चाहिए कार्बन पर। आगे आएंगी चीजें तो हम करेंगे डिस्कस। तो यहां अगर हम जस्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लोन पेयर तो है ही 0। 2 सिग्मा 2 पाई sp हाइब्रिडाइजेशन है। ज्योमेट्री भी बता सकते हो, मॉलिक्यूल की लीनियर है। ये कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन पर देखना है 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, sp2 है। इस कार्बन को चेक करो, 4 सिग्मा है, 0 पाई बॉन्ड है, तो इस कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। तो मैंने तो ये प्रॉब्लम को बड़ा करके बता दिया, लेकिन प्रॉब्लम में कोई एक नंबर डाल देते हैं, किसी के नीचे डैश लगा देते हैं, स्टार लगा देते हैं। जैसे यही प्रॉब्लम मैं देता हूं, इसमें स्टार लगा दिए हैं, पूछ लिया कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन। किसी एक का पूछ लेंगे, कई बार कभी इसका पूछ लिया, कभी इसका पूछ लिया, कभी हाइब्रिडाइजेशन, कभी सिग्मा बॉन्ड, कभी पाई बॉन्ड। मैंने तो डिटेल से करा दी है प्रॉब्लम आपको। आई होप कि सबको ये समझ आ गई होगी। इस टाइप की जो हमने प्रॉब्लम अभी ये की हैं, ये अभी आपको असाइनमेंट में करने के लिए मैं दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल चांसेस होते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम आने के। एक दूसरा जो पार्ट है इस चैप्टर का वो क्लासिफिकेशन है। बिल्कुल परफेक्टली थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन ये बोर्ड में भी बड़ा आता है और नीट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। मेंस में भी आने को तो आ ही सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस है, लेकिन नीट में ये ज्यादा आता है और बोर्ड में बड़ा आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने अभी डिटेल से पढ़े हैं कि क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ये पहचानना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेनली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ए साइक्लिक कंपाउंड का मतलब ओपन चेन कंपाउंड, ए साइक्लिक, और दूसरे साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज्ड चेन कंपाउंड। हमें इनके स्ट्रक्चर्स भी पता होने चाहिए। ए साइक्लिक कंपाउंड वो जिसमें कार्बन चेन खुली हो, ओपन हो, ब्रांच हो सकते हैं, देखो ऐसे कंपाउंड को हम एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। आगे जो टर्म मैं अब यूज करूंगा ओपन चेन कंपाउंड के लिए, एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक एल्केन, एलिफेटिक अल्कोहल, एलिफेटिक एल्डिहाइड, मतलब ओपन चेन एल्डिहाइड, या एसाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में क्लोज चेन बन जाते हैं, कार्बन कार्बन के बनते हुए रिंग बन जाता है, रिंग कंपाउंड ये होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक कार्बन लिया, दूसरा कार्बन लिया, तीसरा कार्बन लिया, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, पांचवा और पहला कार्बन जुड़ गए आपस में। वैलेंसी तो लेकिन भाई पूरी करनी है, तो पूरी करने के लिए कुछ और लिखो, या फीड करो, हाइड्रोजन फीड कर दो।
तो ये मॉलिक्यूल जो लिखा मैंने सामने, ये क्लोज्ड चेन मॉलिक्यूल है। क्लोज चेन मॉलिक्यूल क्या है? साइक्लिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं, या हम इसको रिंग कंपाउंड भी कहते हैं। मैं इसे और कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं? रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका क्या है? CH2। अब मैंने कार्बन पर H2 ये कंडेंस करके लिख दिया, CH2 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 CH2। और मैं कैसे लिख सकता हूं? कार्बन के हाइड्रोजन हटा दिए, इसका मतलब भी सेम है। 5 कार्बन का रिंग लिख दिया, इसका मतलब सेम है। एक और तरीका है इसको लिखने का, कार्बन भी हटा दिए, बॉन्ड छोड़ दिए और उन्हें कनेक्टेड शो किया ऐसे। ये कंपाउंड इसका आइडेंटिकल है, ये इसका आइडेंटिकल है, ये इसका आइडेंटिकल है, यानी ये पांचों चारों कंपाउंड 1 2 3 4 एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। रिप्रेजेंटेशन है, लिखने के तरीके हैं। फिलहाल तो हमें साइक्लिक फोकस करना है, क्लोज चेन हो जाए जब। जैसे ये साइक्लिक लिखा, और भी साइक्लिक हम लिख सकते हैं। कई बार लगता है कि ये कार्बन चेन बनी जा रही है, ठीक है, अभी तो ओपन चेन है ये, यहां जाकर आपने क्लोज बना दिया, क्लोज चेन कहलाएगा, ये क्लोज हो गई चेन, चाहे भले ही साइड में ब्रांच लगी हुई है इसकी। इनका क्या करेंगे? हाइड्रोजन फीड करेंगे जो बचे हुए हैं। कैसे फीड करेंगे हाइड्रोजन? वैलेंसी चेक करके। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पड़ी है ना अभी, तो 3 चाहिए, यहां 2 तो फिल हो गई इसकी, इधर और इधर, तो 2 चाहिए, यहाँ H2, यहाँ भी 2 चाहिए, यहाँ भी 2 चाहिए। 4 वैलेंसी होती है, 3 तो भरी हुई है पहले से, 1 चाहिए बस H। 4 में से 2 तो लगे हुए हैं बॉन्ड, 1 चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए। H2 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 मतलब एक H2 से मतलब था मेरा। ये हम लिख सकते हैं। ये वे हैं जो आपको प्रैक्टिस करके सीखने होंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, लिखते हुए कई बार H फालतू हो जाता है। मैंने ही लगा दिया था अभी थोड़ी देर पहले एक H फालतू लिख दिया था, बैलेंसी 5 कर दी थी, तो फिर सारी गलती हो जाती है, फिर उसमें ज्योमेट्री भी निकलेगी, हाइब्रिडाइजेशन भी गलत निकलेगा, सब कुछ इस तरह से केयरफुली करने की जरूरत है। तो ए साइक्लिक कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड है। हम ओपन चेन कंपाउंड जैसे पेंटेन लिखना है, कार्बन 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 एंड कार्बन। हाइड्रोजन फीड करेंगे हम, तो 3H CH3 CH2 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 CH3। ये एलिफेटिक कंपाउंड है। क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं, ब्रांच वाले भी एलिफेटिक होंगे, जैसे CH3 CH3, ये ब्रांच लगा दी मैंने, इधर निकाल दी ब्रांच, CH2 CH3। यहाँ एक H आएगा बस, 2 नहीं आएंगे, यहाँ तो 2 आए, यहाँ 1, यहाँ 3। ये क्लासिफिकेशन हम बढ़ा सकते हैं आगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही हो, और भी तो एलिमेंट हो सकते हैं। ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, हेलोजन आ सकता है, ये सब एलिमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं इनमें। हम फंक्शनल ग्रुप भी लिख सकते हैं। जो एसाइक्लिक कंपाउंड हैं या साइक्लिक कंपाउंड हैं, इनको हम सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड बोल सकते हैं ना। जैसे जब आप ओपन चेन लिखते हो, तो ओपन चेन तो एल्केन की भी लिख सकते हो, ओपन चेन तो एल्कीन की भी लिख सकते हो, ओपन चेन तो एल्काइन की भी लिख सकते हो। तीनों लिखे जा सकती हैं ये, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड कौन से? सारे सिग्मा बॉन्ड वाले सेचुरेटेड, सारे वो कंपाउंड जिसमें पाई बॉन्ड भी है वो अनसेचुरेटेड।
दो टाइप से हम इन ओपन चेन कंपाउंड को कैटेगराइज कर सकते हैं। साइक्लिक को भी ऐसे ही कर सकते हैं, साइक्लिक में भी डबल ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिस्ट्रिक्शन ओपन के लिए है। तो अगर हम फर्दर साइक्लिक कंपाउंड के और क्लासिफिकेशन करें, ये तो देखो ओपन चेन को हमने कैटेगराइज कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड ओपन चेन एंड साइक्लिक दो में कैटेगराइज हो गए। जो ओपन चेन थे उसको हमने सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड बोल दिया, जो साइक्लिक कंपाउंड थे अब उन साइक्लिक कंपाउंड को उठाकर मैं फर्दर क्लासिफाई कर रहा हूं, एक एलिसाइक्लिक एक एरोमेटिक है। तो ये रिंग ही, ये भी रिंग है, लेकिन कुछ टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जो अगर बर्न किए जाते हैं, बड़ी एक रॉ सी डेफिनेशन मैं बता रहा हूं इसकी, बिल्कुल ऐसी जो अभी मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में हम बता सकते हैं किसी को, अदरवाइज एरोमेटिक कंपाउंड होना अपने आप में बहुत एक अलग बात होती है। कुछ कंपाउंड, या शॉर्ट में अगर मैं आपको बोलूं, आप बेंजीन रिंग को पहचानते हो, जो कंपाउंड बेंजीन जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। उसमें बेंजीन खुद तो हो गई, और बेंजीन से मिलते जुलते कंपाउंड जिनकी प्रॉपर्टीज बेंजीन से मिलती जुलती होती है, वो सब एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं। अभी इस स्टेज में ये मान लो, अदरवाइज हमें एरोमेटिक चेक करने के लिए कुछ कंडीशंस चेक करनी होती हैं। मॉलिक्यूल में 4 पॉइंट्स होते हैं, वो 4 कंडीशन जब पता चल जाती हैं, कराऊंगा मैं इसी चैप्टर में कराऊंगा लास्ट में जब हम पहुंचेंगे, तो वो 4 कंडीशन जो कंपाउंड फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। जो फॉलो नहीं करते 4 में से कोई एक भी, तो हम उसको एरोमेटिक नहीं बोलते कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो भी साइक्लिक हैं, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक कंपाउंड रिंग कंपाउंड है, एरोमेटिक भी रिंग है। लेकिन एरोमेटिक कौन से? जो बेंजीन से रिजेंबलेंस शो करते हैं। एलिसाइक्लिक में वो जो होमोसाइक्लिक कंपाउंड है एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। होमोसाइक्लिक वो जिसमें सिर्फ कार्बन कार्बन है रिंग के अंदर, कुछ और नहीं है। एक कार्बन लिखा तो दूसरा भी कार्बन, तीसरा भी कार्बन, चौथा भी कार्बन, पांचवा भी कार्बन। 3 कार्बन का रिंग है तो 3 कार्बन, कार्बन ही कार्बन रिंग में। और अगर 6 कार्बन का रिंग है तो कार्बन के अलावा कुछ और नहीं आना चाहिए रिंग में, तो होमोसाइक्लिक होगा। लेकिन अगर रिंग में कार्बन के अलावा कोई डिफरेंट एलिमेंट आ गया, डिफरेंट एलिमेंट मतलब एक्सेप्ट कार्बन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, जैसे सल्फर, जैसे फास्फोरस। हाइड्रोजन तो आ नहीं सकता रिंग में, वैलेंसी क्योंकि एक है हाइड्रोजन की। क्लोरीन रिंग के अंदर नहीं आ सकता, रिंग के बाहर की बात मैंने की नहीं है। ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। अगर आपको ये बोला जाए कि 4 मेंबर्ड एक रिंग है और यहां OH लगा दिया, तो ऑक्सीजन के आने से ये हेट्रोसाइक्लिक नहीं बनेगा, क्योंकि रिंग के अंदर तो कार्बन कार्बन ही है। तो बात को क्लियरली समझना, रिंग के अंदर अगर कार्बन के अलावा कुछ और होगा तब हेट्रोसाइक्लिक होगा। रिंग के अंदर कार्बन है, उसके बाहर कुछ भी हो, एलिमेंट नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ भी लिखो बाहर, स्टिल इट इज होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक वो रिंग कंपाउंड्स हैं जिनमें रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है। हेट्रोसाइक्लिक वो साइक्लिक कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन के अलावा डिफरेंट एलिमेंट, हेट्रोएटम जिसे हम कहते हैं, वो रिंग के अंदर आ जाते हैं। जैसे नाइट्रोजन आ गया, एक वैलेंसी डेफिनेटली पूरी करनी पड़ेगी, ये तो भरनी है वैलेंसी पूरी। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी तो 1 H, 4 वैलेंसी तो 2, यहां 2 लिखोगे, यहां 2 लिख दोगे, यहां 2 लिख दोगे। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए। एलिसाइक्लिक हम 2 टाइप से कैटेगराइज करते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको कंपाउंड लिख करके दे देते हैं। ऑब्जेक्टिव में कैसे आते हैं? कंपाउंड रखा होगा आपके सामने, आपसे पूछा होगा कि ये कौन से टाइप का है। एक से ज्यादा टाइप का भी हो सकता है, ध्यान रखना भाई। ओपन चेन भी साइक्लिक भी लिखा है,
और हेट्रोसाइक्लिक भी लिखा है। तो जो हेट्रोसाइक्लिक होगा, साइक्लिक तो होगा ही, तो मोर देन वन भी ऑप्शन आ जाते हैं, और कई बार ऑल आर करेक्ट भी हो जाता है। कोई मॉलिक्यूल होमोसाइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है, एंड क्लोज रिंग भी लिखा है, तो तीनों करेक्ट है। एलिसाइक्लिक ही होमोसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड, या क्लोज चेन, या रिंग कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड में भी फर्दर हम दो टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। एरोमेटिक जिसमें कार्बन 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 हो, वो वाले एरोमेटिक रिंग। बेंजील है जैसे, नेफ्थलीन है, एंथ्रासीन भी एग्जांपल आप पढ़ोगे आगे चलकर। हेट्रोसाइक्लिक वो होते हैं जिनमें रिंग के अंदर कोई और दूसरा एलिमेंट आ जाए, जैसे 6 मेंबर्ड रिंग में कार्बन कार्बन के साथ एक नाइट्रोजन आ गया, ये वाला एग्जांपल मैं बता रहा हूं, नाइट्रोजन आ गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड लगा, इधर डबल बॉन्ड लगा, इधर डबल बॉन्ड, एक एच लगाओगे, एक एच लगाओगे, एक एच लगाओगे, एक एच लगाओगे, एक एच, कोई एच नहीं यहाँ, क्योंकि वैलेंसी पूरी हो गई, नाइट्रोजन की 3 होती है। तो ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक 2 टाइप के, होमोसाइक्लिक 2 टाइप के। तो ये सिंपल कैटेगराइजेशन है, क्लासिफिकेशन हम इस तरह से कर सकते हैं इन मॉलिक्यूल का। आई होप कि ये वाली बात आपको समझ लग गई होगी अच्छी तरह से। जैसे ये कंपाउंड लिखने हैं, अब आप इसको कैटेगराइज, क्लासिफाई करने के लिए बोला गया कि क्लासिफाई करो इनको, तो आप क्या बोलोगे? इसे ओपन चेन बोल दो, ठीक है चलेगा। अनसेचुरेटेड बोल दो, चलेगा। आप एलिफेटिक बोल दो, चलेगा। आप इसे साइक्लिक बोल दोगे, गलत हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? इसको अनसेचुरेटेड कर सकते हैं। अनसेचुरेटेड के अलावा और क्या बोल सकते हो? ओपन चेन बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? एलिफेटिक बोल सकते हो। ये सब क्लासिफिकेशन करेक्ट है इसके लिए। ये रिंग है और रिंग में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो हम इसे हेट्रोसाइक्लिक बोल सकते हैं। कौन सा वाला हेट्रोसाइक्लिक? बिना एरोमेटिक वाला हेट्रोसाइक्लिक बोल सकते हो। सेचुरेटेड भी है, डबल बॉन्ड तो नहीं है। और एक और नाम दे सकते हो ना इसको, हेट्रोसाइक्लिक कौन सा अभी जो किया है, ये वाला, एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक भी होते हैं, ये एरोमेटिक नहीं है। रिंग कहां है इसमें? बेंजीन वाला, ऑक्सीजन आ गया, डबल बॉन्ड तो नहीं है, तो आप इसे बोल सकते हो एलिसाइक्लिक, करेक्ट है। एलिसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक करेक्ट है। सेचुरेटेड तो है ही ये अनसेचुरेटेड है मॉलिक्यूल। आप इसे चेक करोगे तो अनसेचुरेटेड निकलेगा। आप इसे एलिफेटिक भी कह सकते हो, ठीक है। यहां जब हम लिखेंगे इसको, तो ये सेचुरेटेड मॉलिक्यूल है, एलिफेटिक मॉलिक्यूल है, ओपन चेन है, क्योंकि इसे आपको एलिफेटिक बोलना चाहिए। साइक्लिक है ये मॉलिक्यूल, देखने में देखो टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन जब आप इसे, मैं अगर इसको कहना चाहूं तो ये आइडेंटिकल हैं दोनों, ध्यान से जरा इसको। ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, कितने कार्बन? 6 कार्बन। साइक्लोहेक्सेन है ये, और कुछ नहीं है। साइक्लोहेक्सेन क्या है? साइक्लिक मॉलिक्यूल है, एलिसाइक्लिक मॉलिक्यूल कह सकते हो आप इसे, और सेचुरेटेड भी है, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। आप ऐसे कंपाउंड को बोलोगे सेचुरेटेड एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक भी कह सकते हो इसे, बिल्कुल कहो होमोसाइक्लिक। क्यों? एलिसाइक्लिक होमोसाइक्लिक। क्यों होमोसाइक्लिक बोला? रिंग के अंदर कार्बन कार्बन ही एटम है, और कुछ नहीं है रिंग के अंदर। कार्बन के अलावा और कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है रिंग के अंदर, इसलिए होमोसाइक्लिक बोला। एरोमेटिक होता तो हम एरोमेटिक होमोसाइक्लिक बोल सकते थे, करेक्ट होता। ये हम इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होता है, बस हमें थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी इनकी पता होनी चाहिए कि कौन कौन से ये मॉलिक्यूल है।
अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमें रिप्रेजेंटेशन करना है कि हम किसी मॉलिक्यूल को किस तरह से रिप्रेजेंट करें, साइक्लिक मॉलिक्यूल को, ओपन चेन को, या कोई गिवन मॉलिक्यूल को। कई सारे तरीके के रिप्रेजेंटेशन होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा होता है एक, तो एक एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होता है, एक कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। ये अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। इसमें ये सीखने की जरूरत पड़ती है, सारा का सारा प्रैक्टिस से होगा, लिख करके ही आएगा। आपको कह दिया सपोज करते हैं C5H12, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूल में 5 कार्बन हैं, 12 हाइड्रोजन है। एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला अगर लिखने की बात बोल दी जाएगी तो एक्सपेंड करके लिखोगे, पूरा डिटेल इतिहास बताकर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हमने लिख दिए। यहाँ हाइड्रोजन को ओपन करके लिखोगे। हाइड्रोजन जितने भी आ सकते हैं उतने हाइड्रोजन हमें लिखने चाहिए। कंडेंस करके मैं इसे कई सारे तरह से लिख सकता हूं। मैं इसे लिख सकता हूं CH3, ये कार्बन, CH2, 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 CH3। एक और वे है कंडेंस करने का, इतना जो हम ये CH2 को रिपीट पा रहे हैं, यहां पर देख पा रहे हैं 3 बार, तो इनको इकट्ठा करके लिख दें। कैसे इकट्ठा करके लिखेंगे? CH3, CH2, थ्राइस, CH2, 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 बीच में है, बीच में ही रखना है, कहीं और नहीं, किनारे पे नहीं रख देंगे। सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे हम लिख सकते हैं। कंडेंस्ड फॉर्म में हम इन्हें लिख पाएंगे। बॉन्ड लाइन जो फॉर्मूला होता है वो लिखने के लिए आपको थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा स्टेप्स को। इस फॉर्मूले से हम हाइड्रोजन हटा करके एक स्ट्रक्चर लिखते हैं जिसको कार्बन स्केलेटन बोलते हैं। सब हाइड्रोजन हटा दो, 1 2 3 4 5 कार्बन बचेंगे। कार्बन कार्बन, लीनियर मत लिखो इन कार्बन को, वैसे भी हमें अधिकार है लीनियर ना लिखने का, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये 109.5 एंगल होता है, तो हम नॉन लीनियर लिख सकते हैं इन्हें बिल्कुल। तो ये हमने एक लिख दिया। ये कहलाता है स्केलेटन स्ट्रक्चर, कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चर। इस कार्बन स्केलेटन स्ट्रक्चर से हम क्या करते हैं? कार्बन रिमूव कर देते हैं। कार्बन रिमूव करेंगे तो ये सिर्फ बॉन्ड बचेगा, बॉन्ड बचेगा, बॉन्ड बचेगा, बॉन्ड बचेगा। लेकिन इन बॉन्ड को हम मिला करके लगाएंगे ऐसे, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड। ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या फॉर्मूला बोला जाता है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हम इसको बोलते हैं। ये एक वे है इसको लिखने का, ये एक वे है इसको लिखने का, ये एक वे है इसको लिखने का, ये एक वे, यानी इन तीनों चारों पांचों स्ट्रक्चर को हम आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर, वे हैं, तरीके हैं किसी बात को रिप्रेजेंट करने के, बहुत यूज होते हैं ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम अभी इसमें IUPAC नेमिंग करेंगे तो वो नेमिंग बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन से ही पूछी जाती है। अब जैसे ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एग्जाम्पल की बात हो रही है, C3H8 है। C3H8 का मतलब 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 3 कार्बन लिखे 1 2 3। तो हमने ये एक्सपेंड कर रखा है, इसे पूरा डिटेल से लिख रखा है। जब हम इसे डिटेल से लिख रहे हैं तो हाइड्रोजन को अलग शो करेंगे, वैलेंसी पूरी, 3 और 2 और 3, टोटल 8 हो गए हाइड्रोजन। कंडेंस किया, इसको इकट्ठे लिख दिया, 3 ये इकट्ठे लिख दिए, यहाँ अलग अलग लिखने की जगह 3 लिख दिए, ये 2 अलग अलग लिखने की जगह यहाँ 2 लिख दिया इकट्ठा।
अच्छा, अगर हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लिखें तो इस 3 कार्बन को मुझे कैसे लिखना होगा? कार्बन कार्बन कार्बन, या आप में से कोई ऐसे लिखना चाहे तो करेक्ट है। जब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो ये आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो ये, कैसे भी लिखो, ऐसे लिख दो चलेगा, ऐसे लिख दो चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते। अब क्या पता चलेगा हमें 3 कार्बन? यहाँ तो पता चल रहे हैं ना 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कॉर्नर इज रिप्रेजेंटिंग कार्बन, लेकिन बिल्कुल एक लाइन लिख दी फिर थोड़ा ही पता चलेगा हमें 3 कार्बन है। तो इसलिए बैंड करके लिखने की बात हो रही है। ये डॉट ऐसे लगाने नहीं है आपको, बस ऐसे लिख देनी है लाइन, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो जाते हैं। अब जैसे मैं इसको लिख दिया तो वही मॉलिक्यूल हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। आगे हम इसे प्रोसीड करते हैं। हाइड्रोजन हटा दिए हमने इसमें से, इसको मैंने नाम दिया था कार्बन स्केलेटन। अब मैंने कार्बन भी हटा दिए, बस ये बॉन्ड लाइन रह गया। ये कार्बन हटा दो यहां से और इन दोनों को जोड़ दो। दिस इज प्रोपेन बेसिकली। ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन है, ये भी प्रोपेन। ये रिप्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं सारे। फर्दर अगर C4H10 है तो C4H10 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ही तो लिख सकते हैं ना C4 को। फिर हाइड्रोजन फीड करो, कंडेंस्ड फॉर्म में लिखोगे जब, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जब लिखोगे तो 3 इकट्ठे कौन लिखे? बार बार इकट्ठे CH3 CH2 CH2। और जब आप इसका बॉन्ड लाइन बनाना चाहोगे तो कार्बन स्केलेटन 1 2 3 4 का 1 2 3 4 इसकी जगह ऐसे लिख दो बॉन्ड लाइन। ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसमें चांस की बात अगर हम करते हैं, कई बार चांस एक से ज्यादा होते हैं आंसर लिखने के। जैसे हमें यहां कोई हमारा एक सिटी है, दूसरे सिटी पर जाना है, रास्ते तो कई सारे हो सकते हैं ना। एक वे आपका ये हो सकता है, एक वे आप यहां से इधर को मूव करो, दूसरे सिटी से घूमते घुमाते यहाँ पहुंच जाओ। तीसरा एक डिफरेंट वे भी हो सकता है, लेकिन पहुंचना वहीं चाहिए, तब हमारा आंसर माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहुंचते हुए यहाँ से इधर से सीधे सीधे शिमला निकल गए, ऐसी बात नहीं हो रही है। पहुंचना यहाँ से सीधा अपनी जगह पर ही है जहां हमें जाना था, तब हमारा आंसर माना जाएगा। ये C4H10 लिखने का एक और भी तो वे है। C4H10 में ऐसे भी लिख सकता था CH3। बस हमारा टारगेट तो ये है वैलेंसी पूरी हो जाए, कार्बन पूरे हो जाए, हाइड्रोजन पूरे हो जाए। इसको गिनो, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन हो गए पूरे, 10 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। लेकिन भाई ये तो इससे अलग है। कैसे पता चला? किसने बताया अलग है? ये बात कहां से पता चली? ये पता करने के लिए हमने कार्बन पर ध्यान दिया। इस पर ये एक ऐसा कार्बन मौजूद है जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसमें कोई ऐसा कार्बन नहीं है जो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़ा हो। दैट मीन्स इनके तो स्ट्रक्चर ही अलग है। लेकिन बात पूरी हो रही है C4H10 की, तो आंसर माना जाएगा। एक हम इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ये रिप्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। इसको अगर मैं फर्दर लिखूंगा तो कार्बन स्केलेटन में ऐसे लिख सकता हूं, कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, हाइड्रो कार्बन। और कंडेंस फॉर्मूले में अगर मुझे लिखना है इस वाले में, इसको इसको इस फॉर्मेट में लिखना है, इस वाले फॉर्मेट में। कैसे लिखूंगा मैं? CH3 CCH3 CH3 H, ये लिखा जा सकता है। ये कार्बन स्केलेटन, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कार्बन स्केलेटन से जब मैं बॉन्ड लाइन इसका बनाऊंगा
बॉन्ड लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कार्बन भी हटा देते हैं। कार्बन भी हटा दोगे तो एक बॉन्ड ये लगा रह गया, एक ये लगा रह गया, एक ये लगा रह गया। अब ये इसके इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन सॉरी 1 2 3 4 एक लाइन से लगे हुए हैं। यहां 3 कार्बन 1 2 3 लाइन से लगे हुए हैं और कार्बन नंबर 2 पर एक ब्रांच लगी हुई है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम आगे चल करके पढ़ेंगे कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से अगर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हों तब हम उनको आइसोमर्स बोलते हैं, इनको आइसोमर्स बोला जाएगा। तो ये मतलब देखने में ये बड़े शुरू के बड़े सिंपल से होते हैं, लेकिन ये जब आगे इनमें बाइफर्केशन होते हैं, एग्जाम्पल के अंदर से एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में से एग्जाम्पल, तो ये कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं। आइसोमेरिज्म अपने आप में इतना बड़ा, ये तो मैं सिर्फ इस छोटे से मॉलिक्यूलर फार्मूला के 2 ही स्ट्रक्चर लिखे मैंने सिर्फ, लेकिन ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जिसके 150-200 स्ट्रक्चर भी बन जाते हैं, बियॉन्ड आपकी रीच हो जाता है, थॉट से बाहर निकल जाता है वो क्वेश्चन। लेकिन हमारी रेंज में भी आने वाले होते हैं जिसके 5 आंसर आ जाएं, जिसके 10 आ जाएं, जिसके 8 आ जाएं, जिसके 6 आ जाएं। ऐसे आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं कि एक मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा होगा कि हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल, वो स्ट्रक्चर हम लिख पाएंगे। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो और देखते हैं इसमें, जैसे ये तो अभी हमने किया, ये तो कर ही लिया। रिप्रेजेंटेशन में बस ये ध्यान रखना, या तो आप ऐसे करो रिप्रेजेंट या ऐसे करो, एक ही बात है, आपकी मर्जी है, आप ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आइडेंटिकल है। CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे लिख सकते हो। ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन ही रहेगा, इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं लिख सकते कि आप ऐसे लिखो, अब ये ब्यूटेन नहीं था, अब ये कुछ और हो जाएगा, जो भी नाम होगा इसका, आइसोब्यूटेन वगैरह व्हाटएवर। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन की ही प्रैक्टिस करनी है। लास्ट में मैंने थोड़ी देर आपको बताया इस पोर्शन की बड़ी प्रैक्टिस, क्योंकि देखो IUPAC नेमिंग जब हम करेंगे, ऑर्गेनिक जब हम करेंगे, ऑर्गेनिक करना तो एक अलग इश्यू होता है, बच्चे इसी में उलझ के रह जाते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या लिखा गया है। वहां हम डिस्कस कर रहे होते हैं रिएक्शन को, लिखना होता है IUPAC नेम, आप स्ट्रक्चर ही समझ नहीं पा रहे हो। जब वो पढ़ने का टाइम था तब कुछ और ही कर रहे थे। इशू ये आते हैं सारे के सारे। तो ये बिल्कुल बुनियाद है, बेसिक है, ये चीजें पक्की होंगी तब आप IUPAC पर चल सकते हो, क्योंकि IUPAC के रूल्स अगर आपको पक्के याद भी हो गए, सब कुछ आपने कर लिया, सारा कुछ सीख लिया, लेकिन स्ट्रक्चर पता नहीं लगा, मैंने आपको ये कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर दे दिया, ये बोल दिया कि आप इसका IUPAC नेम लिखो, अब आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि है क्या चीज, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, तो आप बता ही नहीं पाओगे फिर इसे। तो पहला काम आपको अभी तक ये करना है, आज प्रैक्टिस करने के लिए काफी काम हो गया, कि आपको इन स्ट्रक्चर्स की जितने मैंने क्लास में चीजें कराई हैं, इनकी आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करनी है, बहुत अच्छी तरह से लिख करके प्रैक्टिस करोगे। और फिर इसके बाद अगली क्लास में हम नेमिंग शुरू कर देंगे, IUPAC नेमिंग, क्योंकि इन्हीं स्ट्रक्चर को लिख करके मैं IUPAC नेमिंग दूंगा। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रख रहे हैं।